हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं पढ़ाती हूँ आपको हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास पढ़ाती हूँ मैं आपको और साइंस भी पढ़ाती हूँ। सो बेसिकली आज हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 विच इज इन द अर्लीस्ट सिटीज। अर्लीस्ट यानी सबसे पुरानी या जो सबसे पहली सिटीज रही होंगी उनका जिक्र इस वीडियो में हम करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। आप कोई भी कॉपी पेन लेके बैठो ना, अभी छोड़ दो, अभी बस सुनो, ध्यान से सुनो, एक कहानी के तौर पे सुनो, मजा आएगा। हुआ ये बेटा कि बहुत हजार साल पहले लोगों ने झुंड में रहना शुरू किया, इंसानों ने झुंड में रहना शुरू किया। जैसे बंदर रहते हैं ना झुंड में, कबीला होता है बंदरों का, ऐसे ही इंसान ने अपने कबीले बनाए। बट इंसान ऑफ कोर्स बंदरों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसने बहुत सारी डिस्कवरीज की, जैसे कि उसने डिस्कवर किया कि वो किन चीजों को अपने कपड़ों के तौर पे यूज कर सकता है। जानवर की चमड़ी हुई या बड़े बड़े पत्ते हुए, एटसेट्रा। उसने ये भी डिस्कवर किया कि फायर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसने डिस्कवर किया कि किस टाइप के स्टोन्स बेस्ट हैं टूल बनाने के लिए। पानी को किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर करना कैसे है, कौन सी क्रॉप्स उगानी है एग्रीकल्चर में। ये सारी बातें प्रिमिटिव इंसान ने आज से 8-10 हजार साल पहले सीखी, समझी और इम्प्लीमेंट की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इंसानों ने एक गांव बनाकर रहना शुरू कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ कि उस गांव से डेवलप होते होते आज के दिन हम इतने बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जहां पे करोड़ों में आबादी है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आप देखिए कितनी आबादी है, दिल्ली में 4-5 करोड़ लोग आराम से रहते होंगे। ऐसे ही बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। ठीक है, हम एक गांव में रहने से डेवलप होकर एक गांव में जहां पर रहते होंगे कुल मिला के 100, 200, 500 लोग, वहां से हम इतने डेवलप कैसे हो गए कि हम एक ही जगह पे 5 करोड़ 4 करोड़ लोग रह रहे हैं। इसके पीछे एक पूरा क्रोनोलॉजी है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है कि कैसे इंसानों ने सबसे पहले टाउन बसाए और फिर बसाए उन्होंने सबसे पहली सिटीज। सबसे पहली सिटीज इन दी अर्लीस्ट सिटीज, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि हरप्पा, जैसे कि मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदारो। ये ना, ये वाले जो नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ इनको ना पल्ले गांठ बांध लो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप जॉब नहीं लग जाते। हिस्ट्री का अगर आपका पेपर में कहीं पे भी लाइफ लॉन्ग कोई भी आप सिलेक्शन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए भी पेपर देंगे ना फ्यूचर में, तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्या क्या, हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदारो कहाँ है, कब इनकी डिस्कवरी हुई थी, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने सोचा है ना किसी ने कि हाँ मैं बड़े होके क्या बनूंगा, डीसी बनूंगा, भाई पुलिस में लगूंगा, वो सारी बातें यही है। ठीक है, सो हड़प्पा, मोहनजोदारो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जैसे लोथल, जैसे कालीबंगन। ठीक है, जैसे हरियाणा में राखी गढ़ी, हरियाणा में ही बनवाड़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो लोगों ने रहना शुरू किया ना इन जगहों पे, उन्होंने कुछ अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए, भाई हम किस तरीके का खाना खाएंगे, किस तरीके के मटके इस्तेमाल करेंगे, कैसे घरों में रहेंगे। उसके बेसिस पे हमने कह दिया भाई ये जो लोग हैं ना इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या क्या हैं, वो फीचर डिस्कस कर लेते हैं अब हम। फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या होगा, सबसे पहला फीचर होगा कि वो कैसे घरों में रहते हैं। इन व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस डू दे लिव। वो ऐसे घरों में रहते थे जो आपस में 90 डिग्री एंगल पे कट करते थे। ऐसी सड़कें थी उनकी जो 90 डिग्री एंगल पे कट करती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक घर यहाँ है तो दूसरा घर उसके सामने होगा, और अगर यहाँ पे मान लीजिए चौराहा आएगा तो वो चौराहा एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आपस में। देखिए ये अपना क्या है, ये रोड है हमारा और उसके साइड्स में घर है। तो रोड देखिए किस एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था इनका कि इन्होंने जो घर बनाए थे, इन्होंने जो सेटलमेंट करी,
उन गांव में, उन शहरों में जो उनकी सड़क थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती थी, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री एंगल रोड्स। इसको कहते हैं टाउन प्लानिंग। क्या कहते हैं इसको? किस तरह से शहर को प्लान किया गया है उस चीज को कहते हैं टाउन प्लानिंग। एक बार आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके घरों में टॉयलेट्स होते थे या नहीं होते थे। तो टॉयलेट्स भी होते थे कुछ घरों में, बाथरूम्स नहाने के लिए भी होते थे। ड्रेनेज जो था वो बहुत वेल प्लान्ड था, ढक के रखते थे ड्रेनेज को। आज से 3-4 हजार, 4,500 साल पहले भी लोगों को पता था कि खुला अगर गटर है, नाला है, उससे बीमारी फैलेगी, तो वो उसको ढक कर रखते थे। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे जैसे मोहनजोदारो में हमें मिला है ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ कुछ नहीं है, एक बड़ा सा तालाब है जिसको बहुत अच्छे से बनाया गया है, ईंटें लगाकर बनाया गया है, और उसमें मतलब बहुत सारे लोग एक टाइम पे स्नान ले सकते हैं, नहा सकते हैं। लेकिन एक बहुत सारे लोग एक टाइम पे क्यों नहाएंगे, एक साथ क्यों नहाएंगे? क्या पता कोई रिचुअल रहा हो, कोई भगवान की पूजा करते हुए उनका कोई रिचुअल हो साथ में नहाने का। जैसे कि आप हरिद्वार जाते हो, हर की पौड़ी पे कितने लोग एक साथ नहाते हुए आपको दिखेंगे। इसी तरह से ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में, ठीक है। डिसाइड्स दिस वो लोग बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। अब बर्न्ट ब्रिक्स और नॉन बर्न्ट ब्रिक्स क्या होती हैं भैया? क्या होती हैं बच्चा पार्टी? बर्न्ट ब्रिक्स वो ब्रिक्स होती हैं जिनको हम भट्टी में पकाते हैं, यानी आग के ऊपर पकाकर उन्हें लाल किया जाता है, और उन्हीं ईंटों से बनते हैं आप लोगों के घर। लेकिन ऐसी भी ईंटें होती हैं जो पीले रंग की होती हैं, और वो ईंटें ऐसी हैं जिनको सिर्फ मिट्टी डालकर सेट किया गया है, उन्हें आग पर पकाया नहीं गया है। जैसे आप मटकों का एग्जाम्पल ले लीजिए। मटका आप कैसे बनाते हो? पहले मिट्टी गिल्ली कर ली बहुत सारी, फिर पहिए के ऊपर उसको एक शेप दे दी। अब उस मटके का कलर होगा येलो, लेकिन जब उसे आप आग के ऊपर पकाएंगे तो वो फिर पक्का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और वो इजीली टूटेगा नहीं। इस बात का ज्ञान, इस बर्न्ट ब्रिक्स यानी ईंटों को जलाकर स्ट्रॉन्ग करके अपने घर बनाने का जो ज्ञान था, वो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल के लोगों को था। यानी अर्लीस्ट सिटीज, आज से बहुत हजार साल पहले जो सबसे पहले शहर बसाए गए, वहां के लोगों को पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना आता था, ठीक है। ये आपकी बात होगी। इसके अलावा अपने को यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? अपने को मिली हैं ग्रेनरीज। ग्रेनरीज किस बात का साइन है, किस बात का एक सिम्टम है? आपके पास अगर आपने बहुत ज्यादा खेती करी है, बहुत ज्यादा आपने ग्रेन्स उगा लिए हैं, तो उस ग्रेन को आप एक ही दिन में तो नहीं खा सकते, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करके रखने वाली जो जगह होती है उसको हम कहते हैं ग्रेनरी या फिर अनाज ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रेनरी या फिर अनाज ग्रह। जैसे आजकल आप देखते हो ना, हैफर्ड वगैरह के कहीं पे जाते हो कार बाइक में, आपको हैफर्ड के बड़े बड़े स्टोर हाउसेस दिखाई देंगे। वो क्या है? वो आज के टाइम की हमारी ग्रेनरीज हैं। ऐसी ही ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में मिली है। इसके अलावा हमें डॉकयार्ड मिले हैं, यानी बंदरगाह, जहां पे शायद शिप्स वगैरह आती होंगी। उस टाइम पे बिजनेस अगर चलता होगा तो शिप्स वगैरह आती होंगी, ठीक है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। इसके अलावा वो लोग कैसा खाना खाते थे, कौन से ग्रेन्स खाते थे, इसके भी हमें एविडेंसेस मिले हैं। कैसे कपड़े पहनते थे, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वोर, what type of food they ate, okay, and what type of pottery they used, कैसे मटकों का इस्तेमाल करते थे। मटके यूं के यूं मिले हैं हमें, अलग अलग डिजाइन बने हुए मटकों पे, अलग अलग रंग के मटके हैं, काले, लाल, रेड एंड ब्लैक पॉटरी जिसको कहते हैं। इसके अलावा हमें एनिमल बोन्स भी मिली है यहाँ से। क्या मिला भैया? एनिमल बोन्स मिली है भाई। कौन से एनिमल्स की बोन्स मिली हैं? एक तो मिली अपने को शीप की, एक मिली अपने को गोट की, एक मिली अपने को कुत्ते की यानी डॉग की, इसके अलावा अपने को मिली कैटल की यानी गाय भैंस की। ये सारी बातें क्या दिखाती हैं, क्या दर्शाती हैं? एनिमल बोन्स का मिलना किस चीज का सिम्टम है, साइन है? ये इस चीज का एक साइन है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो इन जानवरों को पालते थे। उस टाइम के जो सेटलमेंट्स थे, जो अर्लीस्ट सिटीज थी, उन शहरों में इन जानवरों को पाला जाता था।
ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इन जानवरों को किस चीज के लिए पाला जाता था। फॉर एग्जाम्पल शीप को हम सिर्फ ऊन के लिए यूज करते थे या फिर उसका मीट भी खाते थे। गोट को किस काम के लिए यूज करते थे? डॉग तो चलो प्रोटेक्शन के लिए है। कैटल को हम सिर्फ दूध दही मक्खन के लिए यूज करते थे या फिर उसका मतलब मीट भी खाते थे। ये सारी बातें थोड़ा मतलब अभी असमंजस में है हमारे साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह इस बात को लेकर। अब ये थी हमारी एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जिसको हमने कह दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा इसको हमने? इसको हमने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे किनारे बसे हुए सारे शहर हैं। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं सतलुज, ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम, ये 5 सिंधु की सहायक नदियां हैं। इनके आसपास ही आपको ये ज्यादातर शहर देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस पूरी सभ्यता को, इस पूरी सिविलाइजेशन को, जिसमें इंसानों ने शहरों में रहना शुरू किया, इसको हमने नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम दिया भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ तकरीबन 500-600 साल के लिए रही। इसका बेस्ट टाइम माना जाता है आज से तकरीबन 5,500 साल पहले, सॉरी 4,500 साल पहले, यानी कि 2350 बीसी टू 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद इसका पतन हो गया? 1750 बीसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता खत्म क्यों हो गई? इसके पीछे काफी सारे डिबेट्स चलते आ रहे हैं, काफी डेकेड्स से, काफी दसों सालों से इसके ऊपर डिबेट चल रहा है कि भाई क्या हुआ था, बाहर से किसी ने, विदेशियों ने आक्रमण तो नहीं किया। ऐसी बहुत सारी हमारे पास डिबेट्स करने के लिए टॉपिक्स हैं। लेकिन इवेंचुअली अभी रिसेंटली यूनेस्को, यूनेस्को क्या होता है भाई? यूनेस्को फुल फॉर्म आप लोग बताओगे ये मुझे? रिसेंटली यूनेस्को ने इस बात को माना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, आज भी वो लोग भारत में जीवित हैं। उनको किसी विदेशी आक्रमण ने आकर नहीं मारा था, आक्रमणकारी ने आकर नहीं मारा था। पहले ये माना जा रहा था कि विदेश से कुछ लोग आए, सेंट्रल रशिया से, रूस से कुछ लोग आए जिनको हमने कहा आर्यंस। उन्होंने आकर सारे वैदिक सिविलाइजेशन, सॉरी, उन्होंने आकर सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मारा और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। बट अब इस थियरी को गलत बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आपको लार्ज स्केल ह्यूमन डेड बॉडीज या कंकाल नहीं मिले हैं। अब आप ये देखिए कि मोहनजोदारो, अकेला जो मोहनजोदारो है, वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं घरों के नंबर से कि तकरीबन 35 से 40 हजार लोग रहे होंगे। अगर आर्यंस ने आकर पूरी ही सभ्यता को खत्म कर दिया, जिसमें सिर्फ एक शहर में 40,000 लोग रह रहे, ऐसे कम से कम 20 शहर थे, तो उन्हें कम से कम लाखों में लोगों के कंकाल मिलने चाहिए थे। पर कहीं पे भी 100-150 कंकाल भी नहीं मिले हैं एक साथ, डेड बॉडीज नहीं मिली है इंसानों की, जो ये प्रूव करती हैं कि कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई वॉर नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बैटल नहीं हुई। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि वो इंडस नदी के आसपास ना रहकर अगर गंगा नदी के आसपास रहेंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा है। क्योंकि इंडस नदी में रेगुलरली बाढ़ आती रहती थी, गंगा नदी में इतनी बाढ़ नहीं आती। इसीलिए हो सकता है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि चलो गंगा की तरफ चलते हैं, चलो गंगा। और उन्होंने ओवर टाइम, ओवर कुछ सेंचुरीज, कुछ 100-200 साल के अंदर कंप्लीटली सिटीज ने गंगा के आसपास बसना शुरू कर दिया। और गंगा के आसपास फिर ये लोग बसाते हैं पहले किंगडम्स, यानी राजाओं के अंडर चलने वाले देश। और उसमें से सबसे पावरफुल देश कौन सा था भाई? कौन सा था? मगध। मगध था। मगध का सबसे चक्रवर्ती या फिर इंपॉर्टेंट शासक कौन सा हुआ है? बताओ। धनानंद था उसका नाम? नो, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और एक था उसका पोता जिसका नाम है अशोक। अशोक के कारण ही आपको आपका नेशनल एम्बलम मिला हुआ है। और जो आप सत्यमेव जयते देखते हैं ना, ये भी अशोक के शिलालेख की ही देन है। बाई नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको शिलालेख का मतलब पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। शिलालेख वो बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पर कोई राजा अपने टाइम पे, अपने शासन काल में अपने बारे में कुछ लिखवा गया या अपनी प्रजा के बारे में कुछ लिखवा गया। वो पत्थर हमें यूं के यूं मिलते हैं, 1,500-2,000-3,000 साल पुराने पत्थर भी मिलते हैं। उनके बेसिस पे हम उन राजाओं के इतिहास को बनाने की, समझने का प्रयास करते हैं।
सो भाई ये था आपका इन द अर्लीस्ट सिटीज। क्या हो रहा है अर्लीस्ट सिटीज में? सबसे पहले आपको बताया मैंने कि अर्लीस्ट सिटीज थी, तो हमने कुछ अर्लीस्ट सिटीज कर ली, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी एक्सेट्रा। फिर हमने करे इनके फीचर्स कि यहाँ पे रोड्स कैसे थे, लोगों के घरों में टॉयलेट थे कि नहीं थे, ड्रेनेज कैसा था, यानी नाली की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है हमें, ग्रीनरीज मिली है, इनके घर किस तरीके की ईंट से बने होते थे। हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली भाई। हमने ये भी देख लिया कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाना खाते थे, पॉटरी उनकी मिली है हमें, और एनिमल्स की बोन्स हमें क्या बताती है ये भी हम समझ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्यंस के आने की जो थियोरी है भारत में, आर्यंस ने आकर भाई भारत के जो मूल निवासी थे उनको मारा और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, वो थियोरी आजकल गलत बताई जा रही है। उसका कारण मैं आपको चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप बस इसको ध्यान में रखिए, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसको डिटेल में मैं आपको चैप्टर रीडिंग वाली वीडियो में समझाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, कोई भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है उसमें। सो भाई आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्लास, आई एंजॉयड इट। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल जी। मेरा नाम है अमृत कौर पलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।